Good morning, dear students. Myself, Vipul Kumar Parewa, Assistant Professor in Zoology, Government PG College दौसा। यूट्यूब वीडियो की श्रृंखला के अंतर्गत आज का जो मेरा टॉपिक है वो बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर की डेवलपमेंट बायोलॉजी के अंदर से फर्टिलाइजेशन मेरा टॉपिक है। प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन की हम बात करें तो इससे पहले हमने फर्टिलाइजेशन के बारे में जनरल डेफिनेशन, उसके टाइप्स क्या क्या हैं, किस प्रकार से आंतरिक और बाह्य ये होता है, उसके ऊपर अपन ने विस्तार से चर्चा की है। आज हम इसके अंदर पढ़ेंगे कि निषेचन की जो क्रिया होती है वो जिन जिन स्टेप्स में संपन्न होती है उनके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। हमने पहले बताया कि दो लैंगिक कोशिकाएं अर्थात युग्मकों के आपस में संयोजन को निषेचन कहते हैं। इन सेकंड वर्ड्स स्पर्म और ओवम का आपस में मिलना निषेचन कहलाता है। इन मल्टी सेलुलर एनिमल्स गैमेट का जो ये संयोजन है इसमें अंडाणु सक्रिय होकर भ्रूणीय विकास की क्रिया को अंजाम देता है। साथ ही शुक्राणु तथा अंडाणु के एक सूत्रीय केंद्रकों के परस्पर समेकन से युग्मनज का निर्माण होता है। जो ये द्विसूत्रीय केंद्रक बनता है इसमें दोनों के करैक्टर डेवलप होते हैं, जैसे अपन जेनेटिक्स के अंदर पढ़ते हैं ना, आधे लक्षण माता के और आधे लक्षण पिता के। निषेचन क्रिया को इजीली समझने के लिए हम इसके टोटल स्टेप्स को 3 भागों में डिवाइड करते हैं। पहला है शुक्राणु प्रतिक्रिया, शुक्राणु का अंडाणु में उपगमन एवं प्रवेश, रिएक्शन ऑफ स्पर्म अप्रोच एंड पेनिट्रेशन ऑफ स्पर्मेटोजोन टू ओवम। सेकंड है अंडाणु की जो प्रतिक्रिया होती है या एग का जो एक्टिवेशन होता है वो। और थर्ड है अंडाणु के भीतर शुक्राणु की जो नियति है उसका फेट क्या होता है, जिसके बारे में हम बात करेंगे। अब इसमें सबसे पहले लेते हैं अपन शुक्राणु प्रतिक्रिया या शुक्राणु का अंड में उपगमन एवं प्रवेश। निषेचन क्रिया का पहला चरण शुक्राणु से अंडाणु का मिलन होता है। दोनों बाह्य तथा आंतरिक निषेचन क्रियाओं में यह मिलन शुक्राणु के सक्रिय रूप से तैरने की क्षमता द्वारा पूर्ण होता है। दूसरे शब्दों में जो शुक्राणु की मोटिलिटी होती है उसी पर यह संभव होता है। इस क्रिया में लाखों शुक्राणु दिशाविहीन रूप से तरल माध्यम में तैरते रहते हैं तथा इनका अंडाणु से जो मिलन होता है वो सडनली होता है। इस आकस्मिक क्रिया को सफल बनाने के लिए यह मान्य विचार है कि अंडाणु का अपेक्षाकृत परिमाण बड़ा होता है तथा शुक्राणु की जो संख्या होती है वो लार्ज नंबर में होती है। निषेचन का दूसरा चरण एक अति उत्कृष्ट रासायनिक क्रियाविधि द्वारा संपन्न होता है। परिपक्व अंडाणु की उपस्थिति में शुक्राणु चिपचिपे हो जाते हैं, स्टिकी, तथा अंडाणु की सतह से अथवा परस्पर चिपकने लगते हैं। शुक्राणुओं के परस्पर चिपकने से उनके पिंड बन जाते हैं, क्लम्प्स, अर्थात शुक्राणु में परस्पर संवहन होता है। आप जैसे डायग्राम देख रहे हैं ऊपर वाला, ये स्पर्म आ रहा है, स्पर्म इसकी जब एग की जो मेम्ब्रेन है उनको भेदने का काम ये करता है। शुक्राणुओं में चिपचिपापन अर्थात सम्मोहन जो होता है वो फर्टिलाइजर नामक पदार्थ होता है जो एग अथवा उसे घेरे पुटिका कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है। फर्टिलाइजर एक ग्लाइकोप्रोटीन रसायन होता है जिसका प्रोटीन भाग अनेक अमीनो अम्ल तथा पॉलीसैकेराइड भाग एक अथवा अधिक मोनोसैकेराइड शर्करा द्वारा बना होता है। फर्टिलाइजर के अमीनो अम्ल तथा जो इसकी शुगर होती है वो स्पेसिफिक स्पीसीज होती है, मतलब एक जाति के लिए विशिष्ट होती है, केवल उसी जाति के सदस्यों को वो क्रियान्वित करेगी, बाकी दूसरी के लिए नहीं करेगी। शुक्राणु के कोशिका द्रव्य की सतह पर इसका एक एंटीडोट पाया जाता है जिसे एंटी फर्टिलाइजन कहते हैं। कहने का मतलब है अंडाणु पे तो होती है फर्टिलाइजन और शुक्राणु पे होती है एंटी फर्टिलाइजन, और ये दोनों ही रिएक्शन स्पीसीज स्पेसिफिक होती है, अर्थात जाति विशिष्ट का फर्टिलाइजन जाति विशेष के एंटी फर्टिलाइजन से ही क्रिया करता है। एक जंतु जाति के अंडाणु की फर्टिलाइजन प्राय उसी शुक्राणु की एंटी फर्टिलाइजेशन से संयोजन करता है तथा फलस्वरूप शुक्राणु अंडाणु की सदस्य से संलग्न हो जाता है। जंतुओं के अंडाणु एक से अधिक अंडाणु कलाओं द्वारा घिरे रहते हैं तथा शुक्राणु को अंडाणु में पहुंचने से पहले इन अंडाणु कलाओं को भेदना होता है। भेदन की क्रियाविधि रासायनिक होती है। शुक्राणु किन्हीं किण्वक पदार्थों के श्रावण करता है जिसे सामान्यतः स्पर्म लाइसिन या शुक्राणु लाइसिन के नाम से जाना जाता है। शुक्राणु लाइसिन अंडाणु कलाओं को क्रमशः घोलते हैं जिसके फलस्वरूप शुक्राणु अंडाणु की सतह पर पहुंच जाते हैं। स्पर्म लाइसिन का स्राव शुक्राणु के एक्रोसोम द्वारा किया जाता है। स्तनियों के शुक्राणु को अंडाणु तक पहुंचाने की क्रिया थोड़ी जटिल होती है क्योंकि अंडाणु कला अथवा जोना पेलुसिडा
के अतिरिक्त पुटिका कोशिका के कोरोना रेडिएटा नामक आवरण से भी घिरा रहता है। अंडाणु से इस कोशिका स्तर को हटाने के लिए इस तनिका शुक्राणु हाइएल्युरोनिडेज नामक एंजाइम का स्रावण करता है। इस एंजाइम का प्रमुख कार्य कोरोना रेडिएटा में उपस्थित पुटिका कोशिकाओं को परस्पर संयोजित रखने वाले पदार्थ म्यूकोपॉलीसैकेराइड श्रेणी के रसायन हाइल्यूरानिक अम्ल को घोलना होता है। कहने का मतलब ये है, इस स्पर्म के अंदर हाइल्यूरानिडेज एंजाइम पाया जाता है जो कि अंडाणु के ऊपर पाए जाने वाला जो हाइल्यूरानिक अम्ल है उसको घोलने का कार्य करता है। नेक्स्ट है एक्रोसोम रिएक्शन। अंडाणु द्वारा स्रावित पदार्थ के फलस्वरूप शुक्राणु की संरचना बदलने लगती है तथा प्रमुखतः एक्रोसोम रिएक्शन के अंदर जो अंडाणु होता है इसके द्वारा स्रावित पदार्थों के फलस्वरूप शुक्राणु की संरचना बदलने लगती है तथा प्रमुख परिवर्तन शुक्राणु के एक्रोसोम में होता है। एक्रोसोम आपको जानो तो मैंने आपको बताया था कि स्पर्म का जो फॉर्मेशन होता है तो गाल्जी का आगे की तरफ आकर एक्रोसोम का निर्माण करता है। यह एक्रोसोमी आगे निषेचन की प्रक्रिया के अंदर एक्रोसोमल ट्यूब में कन्वर्ट हो जाता है, जिसके फलस्वरूप जो ये ट्यूब है ये अंडाणु को बेधने का काम करती है। ये तो इसका रा आइडिया हो गया। अब इसके बारे में थोड़ी थ्योरी देख लेते हैं। एक्रोसोम की जो अगली झिल्ली टूट जाती है तथा एक्रोसोम कण बाहर आकर जल में घुलने लगता है। इसी समय एक्रोसोम की पश्च झिल्ली लंबी होकर एक अपेक्षाकृत कड़ी नलिका में विभेदित हो जाती है तथा शुक्राणु के शीर्ष के अग्र अंत में एक प्रवर्त के रूप में दिखाई देती है। इस नलिका को एक्रोसोम फिलामेंट्स की संज्ञा दी जाती है। शुक्राणु का यही एक्रोसोम तंतु अंडाणु की प्लाज्मा लेमा से प्रथम बार संपर्क स्थापित करता है, जिसके फलस्वरूप निषेचन क्रिया का अगला चरण प्रारंभ होता है। नेक्स्ट है कैपेसिटेशन, योग्यता अर्जन या सामर्थ्यता। स्तनियों में आंतरिक निषेचन की क्रिया में उपरोक्त सामान्य वर्णन से कुछ भिन्नताएं मिलती हैं। स्तनियों के शुक्राणु में एक्रोसोम तो उपस्थित होता है किंतु एक्रोसोम तंतु नहीं बनते हैं। वृषणों अथवा शुक्रवाहिनियों से निकले हुए शुक्राणु परिपक्व अंडाणु को निषेचित करने में असमर्थ होते हैं। केवल वे शुक्राणु जो मादा की योनि में पहुंचकर मादा प्रजनन मार्ग द्वारा विशिष्ट तरल के संपर्क में आते हैं, अंडाणु कलाओं को भेदने तथा अंडाणु तक पहुंचने की क्षमता रखते हैं। स्तनियों के शुक्राणु से उत्पन्न अंडाणु को निषेचित करने की इस कार्य क्षमता को समर्थता अर्थात कैपेसिटेशन की संज्ञा दी जाती है। कैपेसिटेशन क्रिया में एक्रोसोम की कला टूटती है और एक्रोसोम द्वारा शुक्राणु लाइसिन युक्त पदार्थों का स्रावण होता है, जिसकी सहायता से शुक्राणु कोरोना रेडिएटा के कोशिकीय स्तर तथा जोना पेलुसिडा को घोलता है तथा पार्श्व दिशा से अंडाणु के संपर्क में आता है। शुक्राणु तथा अंडाणु की प्लाज्मा कलाएं संपर्क बिंदु पर घुल जाती है तथा शुक्राणु अंडाणु के भीतर चला जाता है। शुक्राणु के अंडाणु की सतह के संपर्क में आते ही अंडाणु को कोशिका द्रव्य संपर्क बिंदु पर उठकर पारदर्शक कोशिका द्रव्य का एक प्रवर्त बनाते हैं, जिसे फर्टिलाइजेशन कोन कहते हैं। निषेचन शंकु शुक्राणु को क्रमशः घेरकर पुनः अंडाणु के जीवद्रव्य में खींचने लगता है, जिसके फलस्वरूप शुक्राणु निषेचन शंकु के पारदर्शक कोशिका द्रव्य से घिरा अंडाणु के भीतर चला जाता है। अब इसमें भी मोनोस्पर्मी और पॉलीस्पर्मी कंडीशन होती है। अधिकांश जंतु के जो वर्ग होते हैं, जैसे मेंढक ले लीजिए, स्तनी ले लीजिए, सामान्यतः केवल एक शुक्राणु अंडाणु में प्रवेश पाता है। निषेचन क्रिया की इस दशा को मोनोस्पर्मी कहते हैं। हम आपसे बार बार कह रहे हैं कि लार्ज नंबर के अंदर शुक्राणु रिलीज होते हैं। अब ये लार्ज नंबर जो होते हैं इनमें से कितने शुक्राणु अंडाणु को भेद पाते हैं। जैसे मान लीजिए केवल एक ही शुक्राणु भेद रहा है, दैट इज़ द मोनोस्पर्मी कंडीशन, और एक से ज़्यादा यदि शुक्राणु उसको भेदने का काम कर रहे हैं तो ये पॉलीस्पर्मिक कंडीशन कहलाती है। असामान्य परिस्थितियों में अंडाणु किन्हीं कारणवश प्रतिकूल दिशा में प्रभावित हो जाता है अथवा जब अंडाणु के चारों ओर शुक्राणु की संख्या बहुत ही अधिक हो जाती है, उस समय एक से अधिक शुक्राणु अंडाणु में प्रवेश पा जाने में सफल हो जाते हैं। इस प्रकार के पॉलीस्पर्मी से निषेचन द्वारा बने युग्मनज में भ्रूणीय विकास सदैव अल्पकालिक तथा असाधारण होता है तथा स्वयं भ्रूण जीवन सक्षम नहीं होता है। इस प्रकार के निषेचन को रोगात्मक पॉलीस्पर्मी, पैथोलॉजिकल पॉलीस्पर्मी की संज्ञा दी जाती है। जंतुओं के निषेचन काल में मोनोस्पर्मी के अनुरक्षण के लिए अंडाणु एवं शुक्राणु कौन सी शुक्राणु निषेधात्मक क्रियाविधि अपनाते हैं, इसका ठीक से अभी तक ज्ञान नहीं है। कुछ जंतुकूट ऐसे भी हैं जिनमें अंडाणु में पीतक की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक होती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए बर्ड, रेप्टाइल्स, ऐसे जंतुओं के बहुपीतक अंडाणु में निषेचन के समय अनेक शुक्राणु प्रवेश पाते हैं।
इस स्थिति को कायिक पॉलीस्पर्मी की संज्ञा दी जाती है। कायिक पॉलीस्पर्मी में भी केवल एक शुक्राणु ही भ्रूणीय विकास में भाग लेता है तथा शेष अंडाणु के कोशिका द्रव्य में नष्ट हो जाते हैं। अतः इस प्रकार के अंडाणु में कोई भी ऐसी विधि अपनाई जाती है जिसके फलस्वरूप एक ही शुक्राणु सक्रिय रहकर अंडाणु के केंद्रक से संयोजन करता है तथा शेष बहिष्कृत कर दिए जाते हैं। मेरे आज के वीडियो में हम केवल इतनी बात करेंगे, इससे आगे की बात हम कल के वीडियो में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।